अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविजन का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद। मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद मेहमान हैं उनका ताल्लुक CDA एम्प्लॉइज यूनियन से है। 1975 से लेकर 2018 तक वो खिदमत अंजाम देते रहे हैं अपने CDA कारकुनों के फलाह बहबूद के लिए, और अब वो सरपरस्ते आला हैं CDA एम्प्लॉइज यूनियन की। जी, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इज्जत खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो टाइम है 1975 से लेकर 2018 तक, तो इसमें तो आपने बहुत सारे अखबार देखे। हमारे प्रोग्राम का नाम है सच बोलो, तो हम आपसे सच बुलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि सच बुलवाएं और आप सच बोलें। 1975 से लेकर हम देखते हैं कि एक जमहूरी दौर हुकूमत है, फिर आमरीत है 11 साल की, फिर जमहूरियत है, फिर आमरीत है 10 साल की, फिर जमहूरियत है। इसमें आपको क्या समझते हैं खान साहब कि जो एम्प्लॉइज के लिए जो उनकी फलाह के वेलफेयर के लिए जो आपको तवज्जो करना पड़ती है, वो आमराना दौर हुकूमत में ज्यादा आसानी से हो जाती है या कि जमहूरी दौर में? क्योंकि जमहूरी दौर को भी हमारे मुल्क में एक तरह की सिविल मार्शल लॉ ही समझा जाता है, और हो सकता है कि आमरीत के दौर में कुछ आपको जो आमिर है वो कोई सहूलियत देता हो, या कि जमहूरी दौर में आपको ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो शेरा साहब आपका और आपका चैनल का मेरा बाद अल्फाज में इंतहाई मशहूर हूँ, क्योंकि जो आप सच का नाम से काम करते हैं, इज्जत खान का नाम ही सच बोलना है। ये मेरा रिकॉर्ड है सीढ़ी में। मेरा बेहतरीन मुखालिफ से भी पूछो, वो कहेंगे बात को सच कर जी। तो मुझे बहुत खुशी है। आपने हवाला दिया अमरीत का और इसका, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेरा जिंदगी में मतलब है ये 45 साल का लगभग आज तक जिंदगी गुजरे, इसमें दुनिया का कोई जमहूरियत मुकाबला नहीं कर सकते जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के साथ। ठीक है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि उसके बाद जितना भी जमहूरियत आए तो तकरीबन ये जमहूरियत और अमरीत समझो बहन भाई रहा, बराबर रहा है, तकरीबन बराबर। यानी आपको वही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो मुश्किलात में वही जमहूरियत उस दौर में, यानी वो मजदूर का आवाज सुना जाता था, मजदूर को इज्जत एहतराम मिलता था, बेताशा नौकरी उनको मिलता था। जो मराद मिला है जिन पे आज तक हम गुजारा कर रहे हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने से है। ठीक, क्योंकि ये मजदूरों के सरकारी मुलाजिमत का पहले जिस तरह शिकागो का हवाला देते, अब ये कमाई आ रहे थे, नौकरी का कोई तारुन नहीं था कि कितना करते, तो वो उसने 8 घंटे पर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी तरह उसके दौर में ओवर टाइम 8 घंटे के बाद एक ओवर टाइम शुरू हो जाता, तो वही उसके 8 घंटे नौकरी की, अगर मजीद आपको जरूरत है तो ओवर टाइम देगी। उसके बाद जनाब ये मुख्तलिफ पॉलिसी आए कि जनाब एम्प्लॉइज का अगर वो रिटायरमेंट हो जाते हैं और उसका कोई सहारा नहीं है तो उसका बेटा आपने रख ले, उसके लिए मुख्तलिफ नाम रूल कर दिया, रूल 20 में। अब ये हुकूमत जितना है वक्तन फवक्तन इन्होंने हमला किया और कोई ना कोई मराता हमसे छीना। ये ट्रेड यूनियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में से आए। फिर जनाब हम आजादाना जो है ना भुट्टो साहब खुद मजदूर के लिए निकल आता था, और जब भी आता, और मुझे वो भी दौर याद है कि भुट्टो साहब के जमाने में एक दफा बजट 2 दफा पेश हुआ, बजट पेश हुआ और उसमें कोई मजदूर को मराद कम मिले थे, और उस जमाने में इतना चैनल भी नहीं था और इतना अखबार भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको खबर पहुंच गया और वो बजाते खुद बाहर निकले, उसमें कोई कबात नहीं है। उसने दोबारा वो मजदूरों के हवाले से या आपके प्रोग्राम। अच्छा, ये तो आपने बात की कि मजदूरों को उसने सहूलियत दी जी, वो जो कानूनी तौर पर दी गई, जो के डॉक्यूमेंट्स पे थी, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली क्या हुआ? क्या वाकई ऐसा हुआ जैसा कि आइन और कानून में लिखा हुआ था? क्योंकि हम देखते हैं कि हुक्मरान जो है इंसान को, उसके इंसानी बुनियादी हकूक को, वर्कर्स को, फैक्ट्री लॉज में बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं कि जो बड़ी अच्छी लगती हैं, उन बड़ी अट्रैक्शन और कशिश होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो मिल नहीं रही। मैं कहता हूँ सर, जिस तरह हमारा आइन में बहुत कुछ मरात हमारे लिए है, एक आम शहरी के लिए, मुआज़िन शहरी के लिए आइन में बहुत कुछ है, लेकिन वो उसको मिलना तो दूर की बात है कि उस पे उसके साथ बहस भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह जिस तरह मतलब है अदलिया में और हर चीज में हमारा राइट और हक तो है, लेकिन आपको आप नाक लेने के लिए भी 5-5 करोड़ का वकील किधर कोई कर सकते हैं और हिसाब नहीं मिलते। इसी तरह इस चैप्टर में भी मैं अल्फन कह सकता हूँ कि मैंने देखा आज तक बटा मजदूर इसके सिर पर ट्रेड यूनियन, मैं खुद ट्रेड यूनियन से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन को
ये जिम्मेदार ठहराता हूँ कि उन्होंने अपना काम सही नहीं किया। ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस हवाले से मैं आता हूँ कि ट्रेड यूनियन की वो जो जिम्मेदारियां हैं उनकी, जो आप एज ए सरपरस्त आला जो काम कर रहे हैं और जो उनके रहनुमा होते हैं वो क्या काम करते हैं। पहले एक और सवाल ये है कि भुट्टो के दौरे हुकूमत से आप जो है CDA के साथ मुंसलिक हुए, आपने मुलाकात की वर्क सुपरवाइजर के तौर पर। आप मुझे ये बताइएगा कि भुट्टो का एक जो नेशनलाइजेशन थी, कौमी आए गए थे जो इदारे, उनकी प्रोग्रेस बड़ी फिर वीक हो गई। जो प्राइवेटली जो लोग काम कर रहे थे वो इदारे और वो फैक्ट्रियां, वो स्कूल, वो अच्छे काम कर रहे थे। बाद में जब कौमिया गए तो बाद में पता चला कि इसमें नुकसान हुआ, और इसमें नुकसान इसलिए हुआ कि जो स्टूडेंट ये जो यूनियंस थी, इन यूनियन की एक पॉलिसी थी, एक गो स्लो पॉलिसी। उसमें ये होता है कि फैक्ट्री का काम डिले करते चले जाते हैं। फैक्ट्रियों में 8 घंटे का जो काम होता है वो 12 घंटे पे चला जाता है। जो प्राइवेट इदारे होते हैं वो उस पर वॉच टॉक की तरफ से काम करते हैं, वो देखते हैं उनका सुपरवाइजर कि उन्होंने 8 घंटे में कितना काम किया। सरकारी में तो फिर लूट मार होती है। तो आप उस फैसले को कैसे कहते हैं कि जो नेशनलाइज किया गया, आप कौमियाई गए फिर नेशनलाइजेशन वो बिल्कुल सर मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, मैं आज भी कहता हूँ एक मजदूर का नुमाइंदे की हैसियत से, आज ही मेरा तरफ से पूरा पाकिस्तान को प्राइवेट कर, लेकिन एक चीज वो कहते हैं मीठा मीठा आप और कौड़ा कौड़ा। बिल्कुल। अगर इससे किसी इदारे को खरीद लें तो पहला उस इदारे के जो ऑलरेडी लोग काम करते हैं, इदारे के टर्म एंड कंडीशन पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया, वो ना चाहिए, उसको गारंटी चाहिए जी बिल्कुल, उसको सेफ्टी चाहिए कि भाई उसका पेंशन है, आप ये गारंटी करने से उसको पेंशन मिलेगा। अब उसके बच्चों का तालीम और तरबियत है, आप गारंटी कर रहे हो वो मिलेगा। यानी आपको फायदा तो देगा, आप फायदे के लिए ले रहे हैं, मुनाफे के लिए ले रहे हैं, या उसमें से पावर शेयरिंग उसको आपने दे रहे। जैसे मेरा CDA है, CDA बंदे को जो है ना सर्विस के दौरान एक प्लाट देते, अब वो प्लाट जो मुझे मिला है तो मुझे अपने बच्चों के सामने अकालाल का नौकरी किया, जो मिला है वो कायम है, लेकिन बच्चों के सामने मेरा थोड़ा बहुत मुंह माता बन गया कि चलो पेंशन के साथ मुझे 14 लाख रुपए पेंशन 42 साल नौकरी के बाद मिले। उसके बाद जनाब पेंशन जो है ना वो मेरा 55,000 है, लेकिन मुझे जो प्लाट मिला है वो 1.25 करोड़ रुपए का प्लाट मेरा बच्चों का सिर चुकाने का जगह में। जी आप ये कहते हैं कि उनको जो सहूलतें दी जाएं तो फिर वर्कर जो है जैसे कोई करार नहीं है, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी तो एक नफ्सियात भी तो है ना। आप जितनी भी किसी को सहूलत दें वो उतना ही सुस्त भी हो जाता है कि चलो यार हमने देखा है इदारों में कुछ अफसरान होते हैं, अगर वही लुक आफ्टर नहीं करेंगे अपने काम तो नीचे कैसे करते हैं। CDA के अंदर अभी बिल स्टिल ये मामला चल रहा है और हम ट्रेड यूनियन की हैसियत से के मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि ये सैनिटेशन का कुछ हिस्सा इन्होंने 1992 में प्राइवेट किया और उस पे हमारा 199 बंदे डिसमिस हुए। उस वक्त फरत कमाल पाशा था और उस जमाने में हमने इसकी मुखालिफत की, मालफन कह सकते हो, वो तजुर्बा 100% प्राइवेट का नाकाम है। उसका वजह आप लोगों को लोग सच नहीं बोलते, मैं क्योंकि सच बात करता हूँ। ये ठेका तो दिया उनका, लाहौर में उनका बंदा बैठे, तनख्वाह का भी 2 महीने नेट का भी 3 महीने ले, ठीक है, ये इस्लामाबाद शहर है उन लोगों ने। दूसरा उसकी गाड़ियों के नाम पर अफसरान पैसे लेते, बेताशा गाड़ी 1400 गाड़ी उस पे काम कर रहे, फिर उसका टायर, उसका तेल, उसका मोबलेन, उस अफसरों का काम चल रहे, फिर उनको कमीशन भी मिल रहे। अब बदकिस्मती ये है कि झाड़ू मजदूर का क्या कमीशन मिलेगा, सुपरवाइजर को क्या कमीशन मिलेगा, एडमिन को क्या कमीशन मिलेगा। ये मुल्क का तबाही और बर्बादी इसमें है। आप सुई से लेकर कोई भी दुनिया का चीज खरीदते, मालफन कह सकते हो, आपके चैनल पर आए मेरे सामने कोई बात करे, ये लोग डरते हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। 55% कमीशन है, 100 में से 55% कमीशन है। ये जितना इंतजामिया के लोग हैं हिसाब ये तकसीम कर बेशक। अच्छा आप मुझे बताइए खान, जो भी इंसान यूनियन में जो काम कर रहा होता है वो किसी भी इदारे के आम आदमी की नजर बहुत ज्यादा विजिलेंट होता है, वो देख रहा होता है कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है, उसके नोटिस में हर चीज लाई जा रही होती है, उसके अपने भी जराये होते हैं, वो खुद भी देखता है। इन अदवार में, अमरीत में और सारे जमहूरी अदवार आपने देख लिया, मुस्लिम लीग का भी देख लिया, PTI का भी, पीपल्स पार्टी का, इनमें भी जो सियासी भर्तियां होती हैं वो किसके दौर में ज्यादा सियासी भर्तियां हुई और किसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और कौन सी आप सियासी पार्टी देखते हैं कि आप ये नहीं सोचेंगे ये सियासी पार्टी का नाम लूंगा तो कोई इशू होगा। जो सियासी पार्टी में देखा आपने कि इन्होंने ज्यादा सियासी भर्तियां की हैं और किसने ज्यादा अच्छा काम किया, तो वो आप बात कर सकते हैं। सर मैं कहता हूँ ना,
मैं इधर आपके चैनल पर कहता हूँ यूसुफ रजा गिलानी को नौकरी की वजह से 30 सेकंड का कितना सजा मिला, मैं आज भी कंडम करता हूँ, ये गलत मिला है। वो नौकरी देने में कौन सी यानी किसी को रोजी रोजी देने वाला अल्लाह आपको तौफीक दे। आज आपके साथ अगर 10 बजे काम करते, कल आप 100 करें, रिज़्क में इजाफा होगा, ठीक है। फिर रियासत का जिम्मेदारी, नौकरी देने पे केस बने तो पहले बात मैं कहता हूँ जिस पार्टी के ऊपर नौकरी के ऊपर केस बने, और भी कई लोगों पर ये गलत केस है, और भी दुनिया में बड़े मामला थे। एक सेनेटर साहब को तो आप खरीदते 40 करोड़ रुपए में, कम से कम एक महतात अंदाजे के बता रहा हूँ 40 करोड़ में पड़ता है, 40 करोड़ में वो सिर्फ देखते, आजकल वो 1 अरब तक चला गया। जब आप एक सेनेट का बंदा खरीदते तो फिर उसके लिए क्या कानून बनाएगा, क्या साज बोलेगा, वो पूरा भी तो करेगा जब अरब या 50 खर्चा होगा। लेकिन एक मजदूर, क्योंकि उसके पीछे पूरा कुंबा है, उसका माँ है, उसका बाप है, उसके बहन है, उसके भाई है, उसके, फिर रियासत का जिम्मेदारी है कि तालीम देना, सेहत देना, नौकरी देना, मुलाजिमत देना, बल्कि ये तो छत और रोटी कपड़ा मकान बटों का नारा था, वो किधर गया। हर हुकूमत इस पे आते, अपने मंशूर हमें बताते कि भाई हम आपको ये बेहतरी देगा, ये देगा, लेकिन इधर आके ऐसे उलझन में पड़ जाते कि वो मंशूर पे फिर ये भूल जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारे ट्रेड, हम भी इंसान है ना, कई पर जिधर हमारा ट्रेड यूनियन है, अक्सरियत उनमें लोग बेच जाते हैं, इनको मराद मिल जाते हैं, ये फिर अपना मजदूर को भूल जाते हैं, ये मजदूर का मुकदमा उस तरीके से ये तो हर जगह ऐसा है। हमारी ये जो कुछ भी यूनियन हो, कोई स्टूडेंट यूनियन हो, प्रेस क्लब हो, कोई एंकर्स हो, या आपकी ट्रेड यूनियंस हो, या मजदूर किसान इत्तेहाद हो, हर शख्स को हमने यहाँ पे ये देखा है कि वो अपने मफाद में आके या किसी ब्लैकमेलिंग में आके उनके मफाद को भूल जाएगा जिनकी वो रहनुमाई कर रहा है, और एडजस्टमेंट कर लेगा। आपकी जिंदगी में ऐसे कितने मौके आए जब आपको ऑफर की गई कि आप छोड़े उनको, हम आपके 2 बच्चों को, बाकी बच्चों को एडजस्ट कर लेते हैं, नौकरी दे देते हैं, आप इनकी बात छोड़ें, फिर आपने आके कहा जी मामला सेट हो गया। आपने जबरदस्त बात की। अब मैं, क्योंकि आपके सच का वादा की और मैं बावजूद हूँ, मुझे ये हमारा चेयरमैन था फरीदुद्दीन साहब, फरहद इकबाल साहब, और क्योंकि हमारा थोड़ा सा, मेरा हमेशा, मैं खुद भी रहता और मेरे पास इतना तालीम भी नहीं होता, मैं कोई 6-5 में नंबर पे, तो जो नंबर 1 का लोग है ना, नंबर 1 जनरल सेक्रेटरी और सदर का भी कहते हैं, जैसे मुल्क वजीर आजम को खरीदो तो सारा कैबिनेट खरीदो, इसी तरह तो क्या नाम है, हमारा एक जनरल सेक्रेटरी को खरीदो तो ये जनरल सेक्रेटरी के हाथ तक ये मरात रहते, उसको किसी न किसी शक्ल में, वो कोई प्लाट के शक्ल में, कोई नाम के शक्ल में, कोई बड़ा गाड़ी के शक्ल में खरीदते। हमारा नंबर नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे एक दफा ये पार्टी छोड़ दो, चौधरी यासीन को छोड़ दो, और एक और पार्टी है उसको जैन कर लो, तो मेरा पास 3 अफसर आए, लेकिन अब वो सीडीए में नहीं है। तो उन्होंने फिर जब मैंने उनकी बात नहीं माने, जो मैंने कही तो खुला बेईमानी है, और तुमने सोचा कैसे है, रमजान का महीना है, जो मैं ये बेईमानी कर लूं, जो मैं चौधरी यासीन को छोड़ को दूसरा पार्टी में जाऊं, लेकिन अफसरों को ये काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो चेयरमैन साहब जो है ना, वो अफसर जो थे ना, वो डीजी लेवल के अफसर थे, डायरेक्टर थे तो डीजी था। उन्होंने कहा देखो आपका चेयरमैन साहब के साथ गुड बाई होगा और आपकी बहुत सारा मराद देगा। और मैंने उस वक्त, मैं पठान उसी की बात करता हूँ, मैंने कहा मेरा ये 6 मुतालबे है, जाओ ये मनवा कर ले आओ, तो फिर मैं इसकी बात मानूंगा। अच्छा आप ये बताएं कि वो आप सीडीए में तो आपको पार्टी छोड़ने के लिए प्रेशर डाला गया जी, सियासी पार्टी की वजह से आपसे बात करते हैं, आपकी सियासी वाबस्तगी जो है, और वो भी तो होगी ना, हर एक शहरी का, हर मुल्क का शहरी की किसके साथ वाबस्तगी होती है। ये अलग बात है कि वो अपना सियासी वाबस्तगी को अपने जरा इस्तेमाल ना करे अपनी जॉब के होते हुए। आपकी सियासी वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी से होगी, तो क्या आपको अपनी उस वाबस्तगी की बिना पर भी अपने इदारे में जब कोई मुखालिफ पार्टी की हुकूमत आई हो तो नुकसान उठाना पड़ा? असल में वो जब हम सरकारी मुलाजिम होते हैं तो हम थोड़ा महतात रहते हैं, क्योंकि हमारा एनआरसी से रजिस्ट्रेशन होते, लेकिन जहाँ तक हम इजाजत दिया होते, क्योंकि सियासी पार्टियों का भी मजबूरी होते कि हमारा पास अवाम ज्यादा होते, सीडीए का 15,000 लोग है, तो वो थोड़ा हम हमारा साथ भी दरगुजर करते हैं और हम भी चुप चुपा के करते हैं। अब मैं चूंकि आजाद हूँ, रिटायर हूँ, तो अब मैं ओपन, लेकिन उस वक्त भी हम लोग करते हैं, कोई ऐसे मसला नहीं होते। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो है ना, वो सिटिंग वजीर आजम या एमएनए के साथ बैठ के मुलाकात हो, अगर वो मुलाकात मजदूरों के लिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपना जाती नौयत का है तो फिर ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ, आपने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ हम मजदूर है गिनती बिल्ची का,
आपके साथ जो स्टाफ है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मजदूर है कलम का, अकालाल के रिज़्क आप भी कहते हैं, अकालाल काम नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा, मैं अल्फन कह रहा हूँ, मैंने 100 से ज्यादा ये प्रोग्राम किया, जो मैं कहता हूँ उस मुल्क में सबसे ज्यादा जो ज्यादा है वो कैमरामैन के साथ होते हैं। आप माइंड न करें, नाराज हो, चीफ ब्यूरो है उसका तनख्वाह लाखों में है, अबा बिजली का तनख्वाह करोड़ों में है, किसी और का अजमा शिराजी की तनख्वाह करोड़ों में है, और जो कैमरामैन है उसकी तनख्वाह 25-30 हज़ार है। अलग की कहाँ गोली चल रहा हो, कहाँ धुआं चल रहा हो, किधर डंडे चल रहा हो, तो सारा प्रोग्राम कैमरे के आंख उठा के ले आते हैं, और असल रिज़्क बच्चों को, और इनको वक्त पे तनख्वाह भी नहीं मिलते। ये हालात हमारा बाकी महकमों में है। अगर कोई मराद लेते तो बोर्ड मेंबर लेते, अगर कोई मराद लेते तो चेयरमैन लेते, कोई डीजी लेते, बड़े बड़े लोग हर इदारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। फिर हमारे जो ट्रेड यूनियन का लीडर है वो उनके साथ जब उस सोबत में बैठ जाते, खाना खाते, मिलते, ये भी उनके रंग में रंग हो जाते। मजदूरों को सिर्फ नारे तक इस्तेमाल करते और अपना वजन डाल। फिर आपके पास क्या सलाह क्या है इस हवाले से कि जैसा कि आपने इतना टाइम लगाया यूनियन में, यूनियन ही जो है इदारों को बनाती हैं और यूनियन ही इदारों को बिगाड़ती हैं, आपने इतना टाइम लगाया और आपको क्या एंड पे क्या रिजल्ट है कि ये आपने वक्त ज़ाया कर दिया 30-40 साल यूनियन में, या आप मुतमईन हैं, या अगर कोई बेहतरी की कोई गुंजाइश है तो आप क्या कहते हैं कि इनका एक क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए लीडरों का, और इनकी मुलाकातों के अहवाल जो है एक आम कारकुन तक कैसे पहुंचने चाहिए ताकि वो ऊपर ही ऊपर जो मुख का कर लेते हैं जैसे आपने बात की उससे बचा जा सके। मैं आपकी बहुत मेहरबानी, आप पहला चैनल है, मैं आपके लिए दुआ को इंशाअल्लाह आपको बड़ा तरक्की दे, क्योंकि आप मजदूर की बात करते हैं। और आज जो नेशनल लेवल पर है, एक है पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन जो 8 लाख लोगों को क्लेम करते हैं, इसका मैं खिलाफ हूँ। एक है कॉन्फेडरेशन, मैं उसका खिलाफ हूँ। एक नेशनल लेबर फेडरेशन है, तीनों के साथ मैंने काम किया, सारे मुझे जानते हैं। इन्होंने मजदूरों को नाम इस्तेमाल करके अपने मराद और अपने मुफादात दिया, बड़े कुछ किया, मुल्कों का दौरे कर रहे बाद। अच्छा, फंडिंग के पास आते, फिर वो रुपए का फंड आते, और वो फंड इस शक्ल में आते हैं कि हम बटा मजदूर को एजुकेट करेंगे, हम चार्टर्ड लेबर को कैसे कंट्रोल करने के लिए, पैसे वो चंद लोग खा लेते हैं और उन तक न कोई सेमिनार होते, न कोई अवेयरनेस देते, ये लेबर डे भी वो नहीं मनाते। इसको कंट्रोल करने का आपके पास क्या? एक मिसाल मैं ये दे रहा हूँ कि जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया और ट्रेड यूनियन में मैं उस वक्त 14-15 साल का, क्योंकि शनाख्ती कार्ड और तो मैं 16 साल की उम्र में आया था, इसलिए 42 साल नौकरी किया। तो उस वक्त एक नारा लग रहा था कि एक मजदूर के तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर। आज 2025 हो गया और आज भी मजदूर का तनख्वाह 33,000, वो भी बाखुदा मिल नहीं रहे कागजों में। ग्राउंड रियलिटी है, या 18,000 हो, 20,000 हो, 15,000 हो, 16,000, बीच में मिडलमैन का आते हैं। अच्छा, ये रात को आपने एक बंदे को बंदूक दिया, पूरा मार्केट किया, आपने खड़ा किया, आपने एक बंदे को बंदूक दिए कि आप मेरा पूरा बिल्डिंग कराती करोगे, और उसको 18,000 लोगे और 18,000 के पीछे जान देगा, और उसी बिल्डिंग में एक अफसर बैठे कि जनाब उसका 18 लाख का तनख्वाह हो, उसका 12 लाख का तनख्वाह हो, और फिर उसको और मराद भी बड़े हो, तो ये तजाद है, ये जुल्म है, अल्लाह के सामने हमने जाना। फिर ये ट्रेड यूनियन जिस मजदूर के नाम पर ये 15-15 मुल्कों का दौरे करते नहीं, तो दौरों की क्या अहमियत है? तो मजदूरों के मसाइल तो यहाँ है, तो ये जो दौरों पे जिक्र कर रहे हैं, ये किस चक्कर पे दौरा करते हैं? ये सेल सपाटी करके और हमें ये बता रहे कि मैं वहां बार आपका मुकदमा बार पेश किया, वही मेरा मुकदमा। लेकिन हमने देखा वहां के मजदूरों के क्या औकात हैं और क्या हिसाब किताब है, ये बताते होंगे। बात ये कि जब हम हलफ लेते हैं, मिसाल के तौर में हलफ लेता हूँ, मैंने हमेशा एक मुल्क जो है ना, ये हमारा, ये सरजमीन हमारा माँ है, ये किसी पठान पंजाबी सिंधी बलोची के माँ हमारा साझा है, इसका एक एक पता मसब का है। इसी तरह पाकिस्तान का झंडा मैं अल्फन कह रहा हूँ, ये मेरा माँ का दुपट्टा है, हमारा जान कुर्बान। तो फिर जब मजदूर के लिए हम अलफ लेते हैं कि मजदूर का कोई रंग नस्ल नहीं होगा, मजदूर मजदूर भाई भाई, ए पाकिस्तान भर के मजदूर एक हो जाओ, भाई भाई हो जाओ, तो पाकिस्तान भर के मजदूर क्यों एक नहीं होते? इन्होंने जनाब 18 इस्लामाबाद के आप 36 यूनियन देखेंगे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लेबर लीडर एक नहीं होते। जिस तरह मौलवी जो है ना, एक अल्लाह है और एक कुरान है और एक रसूल है, फिर ये मौलवी क्यों इकट्ठे नहीं होते? मौलवी की जमा नहीं होती क्योंकि लोगों ने जनाब अपना अपना दुकान है। मौलवी की जमा है ही नहीं लुगत में, अगर उर्दू लुगत में मौलवी की जमा होती तो भी जमा। तो ये हमारा जो ट्रेड यूनियन वाला है, ये भी अपने अपने मराद, एक दूसरे के जामे उतारना, एक दूसरे के कपड़े उतारना, एक दूसरे पे लान तान करना, ये नहीं होना चाहिए। मजदूर को बेचना, मैं कहता हूँ, अपना माँ के दूध को बेचने के बराबर है। जिस तरह इस मुल्क के साथ
कोई गद्दारी करते तो मैं कहता हूँ उसने अपने माँ के दूध के साथ गद्दारी किया, वो जिस शक्ल में भी हो, वो जिस लेवल पर भी लोग हो, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, वो सेनेट के अंदर हो, वो किस शूबे में हो, वो इंसाफ के इदारे में हो, मुल्क के बराबर है और इक्वल शेयरी। गरीब ने कभी नहीं कहा कि मुझे पराठो दे दो, गरीब ने नहीं कहा कि मुझे बंगला दे दो, लेकिन जब गरीब देखते और फिर टीवी चैनल पर आते रात को, या हमारे वजीर मुशीर बैठ के और दमपोखे खाते और तीखे खाते, और वहां मेरा मजदूर के सामने खुदा की कसम प्याज का ढेला पड़ा हो और हाथ में इतना रोटी हो, तो वो दुख होते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन देखा इज्जत खान ने कितना अच्छा प्रोग्राम किया और बहुत अच्छी सलाह भी दी है और इन मसाइल से भी आगाह किया है जो यूनियन में पेश आते हैं मुख्तलिफ इदारों की। CDA की एम्प्लॉइज यूनियन के सरपरस्त आला थे आज हमारे मेहमान इज्जत खान। बहुत शुक्रिया आपकी। आप देख रहे थे A1 टेलीविजन का प्रोग्राम सच बोलो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।